आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या। एक मिनट सुनिए, मैंने आपको मौका दिया, ये तरीका ठीक नहीं है। बोलने दीजिए। इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। क्या मंत्री जी पेपर पढ़ के जवाब देंगे या तैयार होके आना चाहिए? ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है विपक्ष का। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड पे बोलो, अभी कार्रवाई करता हूँ। लाइए प्रस्ताव, लाइए। मैं बताता हूँ, लेकिन संसद की मर्यादा से सदन चलेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। संसद में आज जब लौटता है तो हमारे प्रोड्यूसर साथी पर एक नैतिक दबाव होता है कि अब कितनी खूबसूरती से इसे गढ़ा जाए कि आपको दिलचस्प लगे। तमाम कोशिशों के साथ उन्होंने शुरुआती इंट्रो में कुछ कान खड़े करने वाले सवाल रखे हैं। बजट सत्र के दूसरे फेज में राहुल ने किस सांसद की बात को बीच में ही काट दिया। इस बार स्पीकर की नाराजगी सत्ता पक्ष के एक सांसद से थी, लेकिन क्यों? फिर एक साथ दो मंत्री कुर्सी से क्यों उठ खड़े हुए? मनोज झा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को रील बनाने के लिए कैसे कपड़े पहनने की नसीहत दी है। बाकी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार को एक पदक देने की पेशकश की है। कौन सा, वो आगे बताएंगे। इतने सारे विवादों के बीच राहुल प्रियंका अचानक से स्पीकर से मिलने क्यों पहुंचे? नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। इन्हीं सवालों के जवाबों को जानेंगे आज के शो में। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन काफी कुछ होने वाला था। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सेशन में सरकार को वक्फ संशोधन समेत 36 बिलों को पारित कराना है। तो विपक्ष मणिपुर से लेकर वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोप में सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। फिर क्या था जो सोचा गया था, हुआ भी बिल्कुल वैसा। कार्यवाही के शुरू होते ही पहले मिनट से हंगामा। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू की गई। कामकाज आगे बढ़ता उससे पहले ही शुरू हो गया हंगामा। विपक्ष की ओर से नारेबाजी होने लगी। मणिपुर के मुद्दे पर स्पीकर ओम बिरला के सामने सांसदों ने कहा कि मणिपुर जल रहा है और सरकार अब तक कोई उपाय नहीं कर रही है। इसी हंगामे के बीच प्रश्नकाल को आगे बढ़ाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तमिलनाडु से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इतने में तमिलनाडु में चल रहे त्रिभाषा यानी अंग्रेजी, हिंदी और वहां की स्थानीय भाषा मॉडल के विरोध को लेकर कई विपक्षी नेता वेल में आ गए और होने लगी नारेबाजी। They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. My dear sister Kanimoti here, let's be honest to the people of Tamil Nadu. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. She only came to me with few friends. विरोध करते करते विपक्षी सांसद वेल के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां सत्ता पक्ष के सांसद और मंत्री बैठे थे। इस दौरान स्पीकर की ओर से बार बार समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब बात नहीं बनी, लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आप पीठ इसे करके मंत्री जी से नीचे सदन वहां पे जवाब तलब करो, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गलत परंपरा है। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर, प्रश्नकाल सुनिए तो जाइए अपनी सीट पर। जहां तक एसआईसी के काडर के 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर उसी हंगामे के साथ शुरू हुई। थोड़ी देर पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से तमिलनाडु को लेकर दिए गए बयान पर डीएमके सांसद गुस्सा हुए थे। बोलने के लिए उठी तमिलनाडु के थुथुकुडी से डीएमके सांसद कनिमोझी। Very pained and hurt that the minister, in his reply in parliament today, has called the members of parliament, the Tamil Nadu government and the people of Tamil Nadu uncivilized. Truth is that members of parliament, sir, that is not enough, sir. Let me first withdraw my word. If it hurts my word to anybody, I withdraw my words. I don't have an issue on that. But regarding the other part of the issues he mentioned, Kanimoti, please sit. Please sit. Please sit. At least I know you'll listen my point of view, and I listen your point of view.
I always do that. लोकसभा स्पीकर की ओर से सदन को भरोसा दिया गया कि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शब्द को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इसके बाद भी विपक्षी सांसदों का हंगामा जब नहीं रुका तो इस बार स्पीकर की ओर से चेतावनी दी गई। एक मिनट सुनिए, मैंने आपको मौका दिया, माननीय मंत्री जी को मौका दिया, मैंने व्यवस्था दे दी। ये तरीका ठीक नहीं है। आप बोलते समय ध्यान रखना, रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता। सुन लिए आज के बाद, और ऐसा ही करूंगा। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं भी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूं। विपक्षी हंगामे के जवाब में अब सत्ता पक्ष की ओर से दो मंत्री अपनी कुर्सी से उठ गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया। सर, अभी जो माननीय लाइए प्रस्ताव, लाइए, तैयार कीजिए। दयानिधि मारन जी, सर मैं सर लाइए प्रस्ताव, लाइए। कदम में बैठाता हूँ, लेकिन संसद की मर्यादा से सदन चलेगा। सर, अगर कोई सदन की मर्यादा को उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं सर अगर सरकार नहीं लाना चाहता, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आसन में, चेयर में बैठ करके आपने इतना फेयरली सबको बराबर दर्जा दे करके सारे साइड को आपने बराबर समय दिया है, सारे मेंबरों को बराबर आपने टाइम दिया है, कभी भी आपने पक्षपात नहीं किया है। ये जो आज हमारे माननीय सदस्य दयानिधि मारन जी ने जो टिप्पणी की है और आसन के ऊपर में सीधा जो उंगली उठाया है, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। और उसको मैं निंदा करता हूं। और सर, जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से हाउस का सेंस लेकर के उचित कार्रवाई जो भी संभव है वो उठाना चाहिए, लेकिन हम सदन का सेंस लेकर के हम आगे कदम करना चाहते हैं। प्रश्नकाल खत्म हुआ तो वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट को सदन पटल पर रखा। प्रियंका गांधी इस कमेटी की मेंबर हैं, इसलिए उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट को पेश किया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर का बजट पेश किया। 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, इसी वजह से बजट बनाने का अधिकार भी अभी केंद्र को मिला हुआ है। 12:15 बजे सदन में मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। महाराष्ट्र के परभणी से सांसद संजय हरिभाऊ जाधव फसल बीमा योजना पर अभी एक लाइन ही बोले थे कि इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी खड़े हो गए और वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा दिया। ये वही मुद्दा है जिसे लेकर बीते दिनों ममता बनर्जी ने भी सरकार पर सवाल उठाए थे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में खुद को इंडिया गठबंधन से अलग रखा हुआ है, लेकिन सदन में इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट दिखा। प्रतिपक्षी नेता ये बोल रहे हैं ना, इनको बीच में तो रोकना ठीक नहीं है ना। एक मिनट उनको बीच में तो रोक। हाँ, क्या बोलिए? स्पीकर सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। नेता विपक्ष की बात को आगे बढ़ाने का काम किया टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने। वही कल्याण बनर्जी जो सदन में कभी अपने गुस्से तो कभी वायरल भाषण के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। फ्रॉम बंगाल वोटर्स आर कमिंग फ्रॉम गुजरात, हरियाणा, दिस इज नॉट टॉलरेबल। Therefore, Election Commission all the time says that transparent election they have done, fair election has been done. It is clear that there was no transparent election for last few years. There was no fair election for last few years. Not at all. Election Commission has not done proper act and appropriate proceedings should be drawn. चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट को लेकर हो रही चर्चा में एक बार फिर जिक्र हुआ तमिलनाडु के त्रिभाषा मॉडल विरोध का। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने डीएमके पर भावना भड़काने का आरोप लगाया है। डीएमके पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है। सभापति महोदया, मैं आपको बताऊं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है
लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पुरानी भाषा है और पूरे देश भर में किसी भी मंदिर में चले जाइए, तमिल के मंदिर में चले जाइए, तेलुगु के मंदिर में चले जाइए, कन्नड़ के मंदिर में चले जाइए, सभी जगह संस्कृत में ही पूजा होता है। चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, चुनाव हारने के डर से ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। 1973 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ाई, वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ाई, लेकिन उसने तमिलनाडु में सीट नहीं बढ़ाई। इसके बावजूद भी डीएमके कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, उसके बावजूद भी डीएमके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। वो तमिल का विरोध कर रही है, तेलुगु का विरोध कर रही है, मैथिली का विरोध कर रही है, संथाली का विरोध कर रही है, कन्नड़ का विरोध कर रही है। ये देश के ताने बाने को तोड़ना चाहती है। बीजेपी सांसद के आरोप के बाद एक बार फिर डीएमके सांसदों की ओर से हंगामा होने लगा। सांसद अपनी कुर्सी से उठ गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लंच ब्रेक के दौरान एक तस्वीर आई जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि बातचीत में आने वाले दिनों में सदन की कार्यवाही को लेकर चर्चा हुई है। 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। लैंडिंग बिल 2024 पर चर्चा में यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर बोलने के लिए खड़े हुए। निशाने पर थी केंद्र की सरकार। 1856 में जो कानून बनाया गया और मैंने बिल पढ़ा, क्या पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है कोई बदलाव नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया। तो सरे लेने में और प्रचार करने में तो मौजूदा सरकार को मेडल अलग से देना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कर दिया और सरे ले लिया कि ये हमने किया है। नाम बदलने में और सरा लेने में हमारी सरकार को महारत हासिल है। अब एक सदन के गलियारे से निकल दूसरे सदन की ओर चलते हैं। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सदस्यों की ओर से उपसभापति ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। इसके बाद उपसभापति की ओर से बताया गया कि परिसीमन, वोटर लिस्ट में खामियां और वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका फंडिंग जैसे मुद्दों पर विपक्ष की ओर से 12 नोटिस मिले हैं, लेकिन आसन की ओर से किसी भी नोटिस को स्वीकारा नहीं गया है। आपने मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी, आप सुन नहीं रहे। प्लीज आप प्लीज माननीय अजय माकन जी, अब मुझे पढ़ तो लेने दे प्लीज। जिसके बाद विपक्ष की ओर से नारेबाजी होने लगी। इस बीच राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटर लिस्ट में खामियों का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन चेयर की ओर से इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके बारे में हम यहाँ बयानबाजी नहीं कर सकते। दिस हाउस do suspend all listed business for the day to discuss the voter ID publication in Sir, I have already given my ruling. No, it will not go on record. No, sir, आप वरिष्ठ सीनियर रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। माननीय एलओपी, मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एज पर रूल्स आप वरिष्ठ हैं, आप सारी चीजें बताते हैं। नो, आई एम नॉट, आप रूल्स जानते हैं, आप जानते हैं, प्लीज। उपसभापति हरिवंश के निर्णय के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जिसको लेकर नेता सदन ने पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। जिक्र हुआ नियम 267 का और आरोप लगा गैर जिम्मेदाराना रवैये का। ये जो प्रथा है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने का कुत्सित प्रयास है। कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसके तहत बहस होती है। अगले 10 दिनों तक अभी बजट के हर सब्जेक्ट पर डिस्कस होनी है। हम लोग डिस्कशन के लिए तैयार हैं। कानून तो पढ़ना सीखो, चर्चा करना तो सीखो। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है विपक्ष का और ये भारतीय संविधान, भारतीय संसद को एक तरीके से देश के सामने इस इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने का तरीका है। मैं चाहूंगा इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। दे शुड गो फॉर ए रिफ्रेशर कोर्स, दे शुड अंडरस्टैंड द रूल्स एंड द रेगुलेशंस। मैं इनके वॉकआउट को घोर निंदा और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूं और आगे इनको सुबुद्धि मिले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। शोरगुल थमा तो प्रश्नकाल शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली से गुरुग्राम के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी कम होने को लेकर सवाल उठाया है।
सर, दिल्ली में बहुत लोग हर दिन गुड़गांव जाते हैं, एनसीआर जाते हैं और नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन मेट्रो कनेक्टिविटी लिमिटेड है और मेट्रो ट्रेन्स में बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसके चलते लाखों नौजवानों की आधी ज़िंदगी दिल्ली गुड़गांव ट्रैफिक में फंस के बीती जा रही है। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई प्रपोजल दिया मेट्रो कनेक्टिविटी को दिल्ली में बढ़ाने के लिए, एनसीआर में बढ़ाने के लिए, और क्या ट्रेन्स बढ़ाने के लिए कोई प्रपोजल दिया गया और उसके ऊपर कोई काम हुआ या नहीं? और अगर नहीं दिया गया तो क्या केंद्र सरकार मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है? सवाल जवाब का सिलसिला चल ही रहा था। इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने मोदी सरकार के मंत्रियों को एक सलाह दी। सलाह यह है कि जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, ना कि कागज पढ़ें। तैयारी करके आना चाहिए था, ऐसा कुछ कहा है। जानना चाहती हूँ। नहीं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो माननीय मंत्री बताएंगे उसका उत्तर। सर, वही कह रही हूँ, मंत्री जी सवाल का जवाब दें। क्या मंत्री जी पेपर पढ़ के जवाब देंगे? धन्यवाद। या तैयार होके आना चाहिए? धन्यवाद। आपका सुझाव ये प्लीज। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सारे सवाल 1, 2, 3 जो पूछे गए उनका जवाब पहले दे दीजिए। धन्यवाद। माननीय सवाल, ये सवाल नहीं है, माननीय जया जी का विचार है। माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी, ओरिएंटेशन क्लास में भेजना चाहिए। लंच ब्रेक के बाद 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश किया। यह विधेयक 1905 अधिनियम को निरस्त करता है और इन प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल करता है। लोकसभा से यह बिल 11 दिसंबर 2024 को पास हो गया था, अब राज्यसभा में पेश किया गया है। बिल पर चर्चा शुरू हुई तो 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ का मुद्दा भी उठा। मध्य प्रदेश से कांग्रेस सांसद विवेक के तनखा ने सरकार से सवाल पूछा। सवाल वंदे भारत की स्पीड को लेकर भी उठा है। फरवरी माह में महाकुंभ के वक्त भगदड़ में 18 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में जहां पर रेलवे बोर्ड स्थित है। और हमको पता नहीं हम किस युग में जी रहे हैं। आज के युग में जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, व्यवस्था है, तंत्र है, मंत्र है, सबके बावजूद ऐसी घटना हमको कैसे हो रही है? कैसे दिख रही है? कुछ दिन बाद होली है, क्या ये दृश्य हमें फिर देखने को मिलेगा? क्या हर त्योहार में यही हाल होगा, चाहे दिवाली हो, होली हो, छठ हो? और मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि वो जो ओवरलोडेड ट्रेन्स हम देखते हैं, जो क्राउडेड स्टेशंस देखते हैं, आज हम किस युग में हैं? और हमने इस 11 साल की जो आपकी सरकार है, आपने क्या अचीव किया? वही तो है जो हम पहले देखते थे, वो आज दिख रहा है। तो अचीवमेंट क्या है आपका? क्या ये दृश्य, इस दुर्दशा की जिम्मेदारी एक डीआरएम और कुछ चंद अफसरों तक सीमित है? 18 लोगों की डेथ हो जाना, दिल्ली में डेथ हो जाना, सब कुछ सबको पता था कि कुंभ में लाखों, हजारों, करोड़ों लोग जा रहे हैं। उसके बाद भी क्या अगर ऐसी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कुछ और नहीं, किसी और की नहीं हो सकती? मैं किसी का त्यागपत्र नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि इस देश में गौरवशाली परंपरा रही है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी, नीतीश जी, ममता दीदी ने ऐसे हादसे के बाद अपना इस्तीफा दिया था, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक मान बढ़ाना होता है। त्यागपत्र देना या देना ना हर व्यक्ति के अपने विवेक की बात है, और मैं उस पे ये बात खत्म कर देता हूं। सवालों का सिलसिला थमा नहीं। विपक्ष की ओर से आरजेडी सांसद मनोज झा बोलने के लिए खड़े हुए। बात फिल्मों से शुरू हुई और खत्म हुई कुछ गंभीर सवालों पर। कुंभ का बहुत जिक्र किया। प्रयागराज स्टेशन पे जो पारंपरिक रूप से काम करने वाले कुली थे, उनको दरकिनार करके आउटसोर्सिंग की गई। माननीय मंत्री जी से मैंने एक दिन लाइटर वेन में आग्रह किया था कि आप अपना प्रशासनिक अमला लेके विजिट मत करो, वेश बदल करके उन ट्रेनों में जाइए। श्रमजीवी, श्रम शक्ति, टीएन एक्सप्रेस, कोई आपको पहचाने नहीं कि आप अश्वनी वैष्णव है, तो आपको फर्क पता चलेगा। माननीय मंत्री जी, अक्सर हम देखते हैं कि भगदड़ भी हुई यहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, खबरें आई कि सीसीटीवी ऑफ कर दिए गए। हमें चिंता इस बात की होती है कि लोग ना जान जाए, बगैर इसके कि किस प्रकार हम इस तरह की चीजों को करें।
तमाम आरोपों और सवालों के सिलसिले में तारीफ का भी वक्त आया। एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीएस के सांसद और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर क्या कहा कि वो मुस्कुराने लगे और हाथ जोड़ लिए। You have done wonderful work. Whatever people may say, you are one of the honest railway minister. Congratulate. संसद में बजट सत्र के दूसरे हिस्से का पहला दिन आज कुछ ऐसा था जैसा आपने थोड़ी देर पहले देखा। कुछ काम हुआ और कुछ शोर हुआ। अब कल क्या होगा? कल मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, उसे पास कराने की कोशिश होगी। इसके बाद माना जा रहा है कि सरकार 20 या 21 मार्च को गिलोटिन लाएगी। गिलोटिन का मकसद बिना चर्चा के बचे हुए मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित कराना होता है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में यह काफी सामान्य प्रक्रिया है। इसके बाद बारी आएगी वक्फ संशोधन विधेयक की। आज का शो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शो लिखा है आपके लिए मेरी साथी सुप्रिया ने और कैमरे के पीछे हैं मुकेश। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।